नमस्कार, मैं सेराराम गुंगरवाल, श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक। आज हम विज्ञान में कक्षा 6 में विज्ञान में पाठ 7 पौधों को जानिए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जड़ पत्ती के बारे में, जड़ का क्या कार्य है, जड़ भूमि से आवश्यक खनिज लवण, जल को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना आदि के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हमारा पौधों को जानिए में अगला टॉपिक हमारा पुष्प के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप जानते हो कि एक सीधा, जैसे कि एक सीधा डंडल है, ऐसे हम नहीं बता सकते हैं कि ये कौन से पुष्प का पौधा है। एक ऐसे लगा जिस पे पत्तियां लगी हुई है, तो भी हम देख के ढंग से बता नहीं सकते कि इस पौधे में कौन से कलर का पुष्प है या कौन से पुष्प का पौधा है। एक इसमें मान लो उसमें लगा है, पुष्प लगे हुए हैं इसी तरह से, तो हम बता सकते हैं कि ये कौन से पुष्प का पौधा है। इस तरह 3 पत्ती सहित हो गया, एक गुलाब का पौधा ले लो, एक केवल डंडल हो गया, एक पत्तियों सहित हो गया, एक पुष्प सहित हो गए। इसके आधार पर पुष्प, क्या सभी पुष्प एक कलर के होते हैं या एक रंग के होते हैं? क्या पुष्प अनेक प्रकार के पौधे होते हैं। आप आसपास बगीचों में जाइए, देखिए कि सभी पौधों के पुष्प है वो क्या सभी एक ही रंग के या अलग अलग रंग के। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण से, ये पुष्प है, इन पुष्पों के सभी के कलर क्या है, अलग अलग है। कोई पीला है तो कोई लाल है तो कोई बैंगनी है। सभी पुष्प के कलर अलग अलग कलर के होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं पुष्प। ये पुष्प है, पुष्प ये इसका डंडल है और ये इसके जो ये दे रखे हैं, ये इसके बाह्यदल है और ये क्या है, इनकी पंखुड़ियाँ। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक पुष्प, एक पुष्प की कलिका, एक पुष्प, ये पुष्प की कलिका यानी छोटे जो पुष्प, ये पुष्प इस आधार पर अभी यानी जो कि खिलने वाले हैं अभी, इसके जो भारी आवरण है से जो इसका है, ये क्या है, इसका बाह्यदल। और जो एक बाह्यदल के बाद में ये पंखुड़ियाँ जो अलग अलग हो गई है, उसको क्या इन्हें बोलते हैं, पंखुड़ियाँ। तो ये कह रहा है कि इस तरह से हमें एक क्रियाकलाप के आधार पर हम देखेंगे कि पुष्पों को क्या कार्य है, कैसे पुष्प है, इनके ये कैसे बनते हैं, क्या होता है इनमें, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो आगे हम बढ़ते हैं। पुष्प के भाग आपके सामने ये पुष्प है। पुष्प के भाग, नीचे वाला भाग अभी मैंने बताया जो बाह्यदल है और इसका एक डंडल हो गया, ये इसके जो है पंखुड़ियाँ हो गई। अब एक बार हम पंखुड़ियों को उतार के देखेंगे। उतारने के बाद आप गौर से देखिए, इनमें इस तरह से ये जो है, इन्हें बोलते हैं पुंकेसर। ये जो बने हुए हैं, ये इसके खुले हुए, ये चारों तरफ है ना, ये इसके हो गए पुंकेसर। इसके ऊपर है जो ये क्या हो गया, परागकोश। और जो बीचों बीच है, ये इस तरह से जो मैंने बनाया है, देखो ये हो गया स्त्रीकेसर। इसके नीचे वाला हिस्सा है जो आप देखिए, नीचे वाला हिस्सा ये पुंकेसर हो गया, ये स्त्रीकेसर। इसके नीचे वाला भाग है, ये तो हो गया तंतु। ये वर्तिकाग्र, ऊपर वाला जो इसका ऊपर वाला बने जो वर्तिकाग्र, ऊपर वाला जो ये वर्तिकाग्र है, ये हो गया वर्तिका यानी जो डंडल। और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये उसका यहाँ अंडाशय। तो स्त्रीकेसर के भाग हो गए। अब ये स्त्रीकेसर के भाग हो गए, नीचे वाला भाग अंडाशय, ये वर्तिकाग्र यानी उसका। और इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम पुंकेसर के भाग।
जो ये डंडल है उसको बोलते हैं तंतु, ऊपर वाले को बोलते हैं परागकोश। देखो आगे पढ़ते हैं हम। ये कह रहा है कि पौधों के पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। जो परागकोश होते हैं वो अपने ही समान के पौधों पर या उसके परागकोश के उसके कण उसके वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वर्तिकाग्र गिरने से तो इसके वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद वर्तिका के माध्यम से ये अंडाशय तक पहुंचता है, जिसमें बीजांड का निर्माण होता है। इस तरह से एक पुष्प का निर्माण होता है। इसी आधार पर हम चलते हैं कि पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान कर देखते हैं कि पुंकेसर की संख्या कितनी है। 4। वापस देख लेते हैं हम, क्या हमारे पास और है। पुंकेसर की संख्या कितनी दिखाई है, सॉरी एक उतर गया इसमें से, ये हो गया। हमने देखा पुंकेसर की संख्या कितनी है, 4। और स्त्रीकेसर क्या बीचों बीच 1 है, जो इसके बारे में हमने बताया अभी नहीं भाई। देखो पुष्प का निर्माण कैसे होता है। ये जो बीचों बीच है स्त्रीकेसर है, इसके नीचे वाला भाग है अंडाशय और ऊपर वाला भाग है वर्तिकाग्र। और ये वर्तिका इस पे जो इसके जो परागकोश है इसके कण इस पर गिरने पर ये वर्तिकाग्र के माध्यम से अंडाशय तक पहुंचते हैं। यहाँ पे एक बीजांड का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, धीरे से फिर धीरे धीरे पुष्प के रूप में परिवर्तित होता है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि इस कारण से ये पुष्प की सृजना होती है। कैसे, तो हमने पुष्प के भागों के बारे में पढ़ लिया। अब पुंकेसर के भाग मैंने एक बनाया नहीं है, एक तो इसके ऊपर वाले भाग को तो क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं, इसे तंतु बोलते हैं। ये वर्तिकाग्र के ये स्त्रीकेसर के चारों ओर होते हैं। हम देखा 1 2 3 4 और ये स्त्रीकेसर के बीचों बीच है, ये चारों चारों। फिर जो वो होते हैं परागकोश, इन फूलों के इन परागकण पे पड़ते हैं, पराग गिरने के बाद वर्तिका पर गिरते, वर्तिका के माध्यम से तंतु, वर्तिकाग्र के माध्यम से अंडाशय तक पहुंचते हैं। अब ये अंडाशय हम देखते हैं हम, इसमें हम देखते हैं कि आप एक ये जो आप ये अंडाशय हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये अंडाशय गया, ये वर्तिकाग्र हो गया। अब आप एक ब्लेड की सहायता से इसे काटिए। काटने के बाद एक तो इसे ब्लेड की सहायता से इसे काटने पर अनुप्रस्थ काट, एक अनुदैर्घ्य, यानी एक तो ऐसे काटना, एक ऐसे काटना, एक तो सीधे काटना, एक इस तरह से काटना। तो हम देखते हैं कि क्या हो, देखने पर हमें पता चलता है कि दूसरा ये अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य काटने पर यहाँ पर काटने पे हम देखते हैं कि ये दोनों क्या है, इसके
बीजांड, यानी जहाँ बीजों का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं बीजांड। इस तरह से, यानी हमें वर्तिका ये जो इस तरीके से है, इसको हम ब्लेड की सहायता से काटने पर, ऐसे काटने पर तो हमें ऐसी एक संरचना दिखाई देती है जो कहते हैं बीजांड, और अनुदैर्ध्य काटने पर हमें इस तरह से संरचना दिखाई देती है। तो इससे हम पता लगाते हैं कि जो परागकोश के कण इस पर गिरने पर, वर्तिकाग्र पर गिरने पर, वह वर्तिका के माध्यम से अंडाशय तक पहुँचते हैं, फिर यहाँ पे बीजों का निर्माण होता है। इसलिए आपका पाठ पौधों को जानिए आज समाप्त हुआ। इसके प्रश्नोत्तर भी करने हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे।